सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा है आप सब स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, अब हम ऑनलाइन क्लासेस का आरंभ करते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 शब्द विचार, उसका दूसरा भाग। बच्चों, कल मैंने आपको इस पाठ का पहला भाग पढ़ाया था। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए जल्दी से कल जो हमने पढ़ा था उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि शब्द क्या है। शब्द एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक एवं स्वतंत्र भाषिक इकाई शब्द कहलाती है। इसके बाद हमने पढ़ा था शब्द भंडार। शब्द भंडार का अर्थ है किसी भाषा में प्रयुक्त हो रहे सभी शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था शब्द और पद। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त नहीं किए जाते तब तक वो स्वतंत्र होते हैं, किंतु वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्दों का अस्तित्व वाक्य के लिंग, वचन, कारक और क्रिया के नियमों के में अनुशासित हो जाता है और ये स्थिति पद कहलाती है। फिर बच्चों, हमने पढ़ा था कि शब्दों के कितने वर्गीकरण हैं। शब्दों को कुल 5 भागों में बांटा गया है। पहला, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। तीसरा, अर्थ के आधार पर। चौथा, प्रयोग के आधार पर। पांचवा, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। बच्चों, कल हमने उत्पत्ति के आधार पे स्रोतों का वर्गीकरण पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि उत्पत्ति के आधार पे भी इसके 5 भाग होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। फिर हमने पढ़ा था व्युत्पत्ति और रचना के आधार पे। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों के 3 भाग होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो आइए बच्चों, आज हम शब्दों के वर्गीकरण के तीसरे भाग को या तीसरे अंक को देखेंगे, जो है अर्थ के आधार पर। बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रत्येक शब्द का एक मूल या मुख्य अर्थ अवश्य होता है, जो हमारे मन में एक संकल्पना के रूप में होता है। लेकिन विभिन्न संदर्भों में कुछ शब्दों के अन्य अर्थ भी होते हैं। बहुत से शब्द ऐसे भी होते हैं जो एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके अर्थ एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इन विभिन्न अर्थों के आधार पर हम शब्दों को निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि हर एक शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होता है, इसलिए उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जिनका कोई ना कोई अर्थ भी होता है, और निरर्थक शब्द भी होते हैं। शब्द तो वर्णों के मेल से बनते हैं, परंतु जिन शब्दों का अर्थ होता है वो शब्द जो है सार्थक कहलाते हैं और जिनका अर्थ नहीं होता है वो निरर्थक कहलाते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके कई अर्थ होते हैं और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ को अर्थात विलोम को भी बताते हैं। और बच्चों, अब हम जानते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्दों को भी विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। पहला, एकार्थी शब्द। दूसरा, अनेकार्थी शब्द। तीसरा, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। चौथा, विपरीतार्थी या विलोम शब्द। पांचवा, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो आइए बच्चों, एक एक करके इसके विषय में पढ़ते हैं। पहला है एकार्थी शब्द। जैसा कि ये अपने उच्चारण से ही समझ में आ रहा है, एक आर्थी शब्द अर्थात जिस शब्द का केवल एक ही अर्थ होता है। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे घर, पुस्तक, हिंदी, कुत्ता आदि। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, ये अपने को स्वयं में उच्चारित करते समय आप समझ जाएंगे। अनेक अर्थी शब्द यानी कि जिन शब्द के अनेक अर्थ हों, जैसे अंबर।
अंबर का अर्थ आकाश भी होता है और वस्त्र भी होता है। कनक, कनक का अर्थ सोना भी होता है, धतूरा भी होता है और गेहूं भी होता है। अब तीसरा है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। भाषा में प्रत्येक शब्द का अलग अर्थ व प्रयोग होता है, फिर भी अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो किसी न किसी रूप से किसी एक विशेष अर्थ को बताते हैं। जिस प्रकार जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी यानी समान अर्थ वाले शब्द, या इन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जैसे कि पानी, पानी को हम जल भी कह सकते हैं, नीर भी कह सकते हैं, वारी और अम्बु भी कह सकते हैं। आग, आग को हम पावक, अग्नि, अनल, हुताशन भी कहते हैं। कमल, कमल को हम पंकज, नीरज, अम्बुज, अरविंद और राजीव भी कह सकते हैं। तो बच्चों, अब हम इसी को पढ़ेंगे आगे, जिसका चौथा भाग है विपरीतार्थी या विलोम शब्द। कुछ शब्द परस्पर विपरीत अर्थ बताते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे बच्चों, कुछ शब्द होते हैं वो एक दूसरे का विपरीत यानी विलोम बताते हैं। तो जैसे पाप का जो अर्थ होगा उसका विपरीत अर्थ निकल के आएगा पुण्य, साक्षर का निरक्षर, रात का दिन, हानि का लाभ। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। बच्चों, जब हम इस शब्द का उच्चारण करते हैं, श्रुति सम, श्रुति अर्थात सुनना, भिन्नार्थक भिन्न भिन्न अर्थ वाले, अर्थात ऐसे शब्द जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, अगर आप उन्हें बोलेंगे तो वो आपको जल्दी जल्दी, अगर आप बोलेंगे तो आपको जल्दी से लगेगा कि सुनने में वो एक जैसे हैं, परंतु उनके जो अर्थ होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ये शब्द सुनने में भले ही एक जैसे लगते हों किंतु इनकी वर्तनी में सूक्ष्म अंतर अवश्य होता है। वर्तनी अर्थात उसको लिखने में जो उनमें मात्राओं का प्रयोग होता है उसमें अंतर होता है। जैसे आदि, आदि, तो आदि में बड़ा आ और दा पे बड़ी ई की मात्रा है जिसका अर्थ होता है अभ्यस्त, और आदि में बड़े आ की मात्रा के साथ दा पे छोटी ई की मात्रा है जिसका अर्थ होता है और आरंभ। अंश, आ पे अंकी बिंदी शा, इसका अर्थ है भाग। अंश, आ पे अंकी बिंदी और सा, जिसका अर्थ है कंधा। तो बच्चों, अब हम शब्दों के वर्गीकरण में आगे बढ़ेंगे और इसका चौथा भाग है प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग की दृष्टि से शब्दों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। का सामान्य शब्द, खा तकनीकी शब्द, गा अर्ध तकनीकी शब्द। बच्चों, आइए हम जानते हैं कि सामान्य शब्द क्या है। सामान्य जनजीवन और क्रियाकलापों से जुड़े किसी भी भाषा भाषी द्वारा दिन प्रतिदिन प्रयोग किए जाने वाले शब्द सामान्य शब्द कहलाते हैं। मतलब कि जब हम साधारण बोलचाल में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो शब्द जो हैं सामान्य शब्द कहलाते हैं। जैसे दाल, रोटी, घर, आना, लेना, तेज, धीरे, अच्छा, बुरा, पानी, पेड़, नदी आदि। अब इसका दूसरा भाग देखेंगे, तकनीकी शब्द। किसी विशेष विषय या व्यवसाय से संबंधित शब्दों को तकनीकी शब्द कहते हैं। इन शब्दों का एक निश्चित पारिभाषिक अर्थ होता है, इसलिए इन्हें पारिभाषिक शब्द भी कहते हैं। जैसे सीमा शुल्क, बल, अधिनियम, अध्यादेश, ज्ञापन, विज्ञप्ति, टिप्पणी, पावनी, संहिता आदि। तीसरा है अर्ध तकनीकी शब्द। कुछ शब्द तकनीकी होते हुए भी
आम आदमी के जीवन में अधिक प्रचलन के कारण उनके द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे रस, शक्ति, बल, गति, अक्षर, चुनाव, नाटक आदि। तकनीकी लोग इन शब्दों का प्रयोग निश्चित अर्थ में करते हैं और सामान्य लोग सामान्य रूप में। अब शब्दों के वर्गीकरण का आखिरी भाग या अंग है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। वाक्यों में प्रयुक्त होने पर शब्द कोई न कोई व्याकरणिक प्रकार करने लगते हैं। कोई शब्द कर्ता का काम करता है तो कोई कर्म का, तो कोई क्रिया का। वाक्य में प्रयुक्त होने पर कुछ शब्दों के रूप में परिवर्तन आता है और कुछ अपने मूल रूप में बने रहते हैं। इसी दृष्टि से शब्दों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। पहला विकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के प्रभाव से विकार अर्थात परिवर्तन उत्पन्न होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द हैं। दूसरा अविकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जिनका रूप एक जैसा रहता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात अविकारी शब्द हैं। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। तो आइए बच्चों, इस पाठ का सार समझ लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा कि शब्द क्या है। वर्णों के मेल से बनी सार्थक स्वतंत्र भाषिक इकाई शब्द कहलाती है। इन्हीं शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण स्रोत, रचना, अर्थ, प्रयोग तथा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर किया जाता है। स्रोत के आधार पर शब्दों को विभिन्न भागों में बांटा गया है, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। रचना के आधार पर शब्द के 3 भाग होते हैं या 3 प्रकार होते हैं, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों को एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी तथा श्रुति संभिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द व अर्ध तकनीकी शब्द। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द विकारी हैं और अविकारी हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात अविकारी शब्द होते हैं। आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित मैं कुछ प्रश्नोत्तर आपको दे रही हूँ जो आपके विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन सबको आपको अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में करना है। और बच्चों अब तक जितना भी पाठ आपको पढ़ाए गए हैं, चाहे वो हिंदी साहित्य के हों या वो हिंदी व्याकरण से संबंधित हो, आपको सभी पाठों को अच्छे से याद करना है। धन्यवाद।